स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग 9th क्लास का हिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं वन समाज और उपनिवेशवाद। तो आप सभी बच्चों का करोना काल के क्लास में स्वागत है बच्चों। और एक करोना के कारण हम लोगों को एक साथ मंच पर जुड़ने का मौका मिला है, तो बच्चों इसका फ़ायदा उठाइए। जितना भी वीडियो बनाकर भेजते हैं उसे देखिए और पढ़िए और उसे लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 9th का हिस्ट्री का चौथा पार्ट है वन समाज और उपनिवेशवाद। तो बच्चों नाम से ही पता चल जा रहा है, वन मतलब जंगल, समाज और उपनिवेशवाद। वन यानी जंगल में रहने वाले समुदाय, और उपनिवेशवाद क्योंकि उपनिवेशवाद का मतलब होता है कोई देश जब किसी देश के अधीन होता है। जैसे भारत अंग्रेज़ों के अधीन था, ब्रिटेन के अधीन था, तो उस समय के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। तो आज हम लोग बच्चों जंगलों की सैर करेंगे। इस पाठ के माध्यम से हम लोग जंगलों की सैर करेंगे, और पाठ से एकदम अलग है बच्चों। तो इस अध्याय में हम जंगलों की सैर करेंगे। तो चले हम लोग जंगलों की ओर। यहाँ आप देखेंगे कि जंगलों में रहने वाले विविध समुदाय जंगलों का किस किस तरह से इस्तेमाल करते रहे हैं। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि जीविका और अर्थव्यवस्थाओं के बारे में भी इस पाठ के द्वारा हम लोग जानेंगे। यहाँ हम इस बात पर विचार करेंगे कि आधुनिक विश्व में वनवासियों, चरवाहा समुदायों और किसान की ज़िंदगी में किस तरह के बदलाव आए और इन बदलावों को तय करने में उन्होंने किस तरह का योगदान दिया। इस अध्याय में हम जंगलों की सैर करेंगे बच्चों। तो चलिए तैयार हो जाइए। तो हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे। इसमें झूम खेती है, घुमंतू और चरवाहा समुदाय के बारे में जानेंगे। रेलवे की वन विनाश में क्या भूमिका है, रेलवे ने जंगलों की विनाश में क्या भूमिका निभाई। जहाज निर्माण में वन विनाश की क्या भूमिका है, कृषि विस्तार में वन विनाश की क्या भूमिका है। तो पॉइंट दर पॉइंट हम लोग देखेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है बच्चों। तो सॉरी बच्चों, आइए शुरू करते हैं हम लोग। आपने स्कूल और घर में चारों ओर नज़र दौड़ाकर उन सभी वस्तुओं को पहचाने जो जंगल की है। तो बच्चों हम लोग को पढ़ने की किताब, कागज़, मेज, कुर्सियाँ, दरवाजे, खिड़कियाँ, वे रंग जिनसे आपके कपड़े रंगे जाते हैं, मसाले, आपकी टॉफ़ी के सेलोफेन रैपर, बीड़ियों के तेंदूपत्ते, गोंद, शहद, कॉफ़ी, चाय और रबड़, साथ ही चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल जो साल का पेड़ होता है उसके बीजों से निकलता है, खाल से चमड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाला चर्म शोधक, टैनिन या दवाइयों के रूप में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियाँ, इन सब को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। ये सब भी हमें जंगल से ही प्राप्त होते हैं बच्चों। और हाँ, बांस, जलावन की लकड़ी, घास, कच्चा कोयला, पैकिंग में उपयोग होने वाली वस्तुएं, फल फूल, पशु पक्षी एवं ढेरों दूसरी चीज़ें भी तो हमें जंगलों से ही प्राप्त होती है। अमेज़न या पश्चिमी घाट के जंगलों के एक ही टुकड़े में पौधों की 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती है। यह विविधता तेजी से लुप्त होती जा रही है क्योंकि जंगल दिन प्रतिदिन कटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, उसके साथ साथ जितना जड़ी बूटियों का पौधा है वो भी नष्ट होते जा रहा है। औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 3.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चारागाहों व ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। यानी
काट दिया गया। खेती बाड़ी करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, कारखाने खोलने के लिए, बहुत सारे जंगलों को घर बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए बहुत सारे जंगलों को काट दिया गया, नष्ट कर दिया गया। अब है वनों का विनाश क्यों हुआ। वनों के लुप्त होने को सामान्यतः वन विनाश कहते हैं। वन विनाश कोई नई समस्या नहीं है। वैसे तो यह प्रक्रिया कई सदियों से चली आ रही थी, लेकिन औपनिवेशिक यानी जब अंग्रेजों का शासन था, इस दौरान इसने कहीं अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप ग्रहण कर लिया। बहुत तेजी से जंगल घटने लगे। आइए भारत में वन विनाश के कुछ कारणों पर गौर करते हैं। जमीन की बेहतरी। यह बहाना किया गया कि ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए, खेती के लिए अधिक ज़मीन चाहिए, तो इसकी बेहतरी के लिए सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग 8 हिस्से पर खेती होती थी। आज यह आंकड़ा बढ़कर आधे तक पहुंच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई, वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। इसकी कई वजह थी। पहली वजह थी अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे कि पटसन, गन्ना, गेहूं व कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की ज़रूरत थी। लिहाजा इन फसलों की मांग में इजाफा हुआ। तो बच्चों हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक तरफ तो आबादी बढ़ते जा रही थी, दिन प्रतिदिन भारत की जनसंख्या बढ़ रही थी, तो खेत तो सीमित थे, तो उसको बढ़ाने के लिए जंगलों को काटा गया ताकि उसमें अनाज का उत्पादन किया जा सके और लोगों का पेट भरा जा सके। दूसरी तरफ अंग्रेजों को लगता था कि जंगल जो है वो बेकार का बियाबान यानी बेकार की चीज़ें हैं, इससे उन्हें लगान भी प्राप्त नहीं होता था और बहुत सारे कारण था, जैसे कि इस जंगल में रहने वाले समुदाय के लोगों से उन्हें कोई किसी तरह का टैक्स प्राप्त नहीं होता था, उन्हें इनके बारे में पता नहीं चलता था, इनको वो लोग खुफिया समझते थे, उनको लगता था कि ये हमारे विरुद्ध हैं और बात भी बहुत हद तक सही थी। लेकिन इन लोगों ने बहाना करके जंगलों को काटना शुरू कर दिया और खेत का विस्तार करने लगे ताकि खेत में फसल उगाए जाएंगे तो उनसे इनको अधिक टैक्स की वसूली ये कर पाएंगे। और तो और भारत से लोग कीमती लकड़ियों को ले जाते थे अपने देश ब्रिटेन में। ये लोग इन कीमती लकड़ियों से फर्नीचर बनाते थे। रेलवे का जब विस्तार करने लगे तो रेलवे के पटरियों पर बिछाने के लिए भी इन लकड़ियों को ले जाते थे। जहाज़ों को बनाने के लिए, उस समय पानी जहाज़ चलता था बच्चों, तो उन जहाज़ों के निर्माण में भी ये टिकाऊ लकड़ी वहाँ काम आते थे, क्योंकि एक तरफ तो इंग्लैंड में बलूत नाम का जो मजबूत लकड़ी होता है जिसको ओक कहा जाता है वो ख़त्म हो रहा था, तो यहाँ के जितने कीमती लकड़ियाँ थी उन लकड़ियों को ये लोग यहाँ से ले जाते थे इंग्लैंड। इंजनों को चलाने के लिए भी ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपर जानते हैं बच्चे, स्लीपर कहते हैं जो ट्रेन की पटरियों के बीच में आप लोग देखे होंगे कि लकड़ी बिछी होती है, लकड़ी का पटरा बिछा होता है, उसे स्लीपर कहा जाता है ताकि वो पटरियों को जोड़कर रखे। तो बहुत सारे रेलवे लाइन का विस्तार किया जा रहा था, उसमें ये लोग इन लकड़ियों को काटकर वहाँ पे लगाया जा रहा था और अंग्रेज अपने देश में लकड़ियों को, कीमती लकड़ियों को फर्नीचर और जहाज बनाने के लिए भेज रहे थे बच्चों। और आगे हम लोग देखते हैं बागान।
बागान से मतलब है यहाँ चाय कॉफ़ी के बागान। यूरोप में चाय कॉफ़ी और रबर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ कर दिया गया। जो प्राकृतिक वन थे, अपने से जो पेड़ पौधे उगते हैं उन्हें काट कर वहाँ पे चाय कॉफ़ी और रबर की खेती की जाने लगी। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों की बाड़ाबंदी यानी घेरा डाल दिया गया। बाड़ाबंदी का मतलब होता है घेरा देना। बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफ़ी की खेती उसमें की जाने लगी। अब है व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। पिछले खंड में हमने देखा कि जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेजों को जंगलों की ज़रूरत थी, जहां से कीमती लकड़ी ले सके। अंग्रेजों को इस बात की चिंता थी कि स्थानीय लोगों द्वारा जंगलों का उपयोग व व्यापारियों द्वारा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से जंगल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, डाइट्रिच बैडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को इस विषय पर मशवरे के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों। वेंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना पड़ेगा और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र यानी कानून विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई और पशुओं की चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए संरक्षित किया जा सकेगा। इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले, सोचिए बच्चों, भारत में ही रहकर वो लोग यहाँ से कमाते तो थे ही और यहाँ के लोगों को जंगलों में घुसने का परमिशन नहीं था। जंगल से कुछ नहीं ले सकते थे भारतवासी। किसी भी व्यक्ति को सजा का भागी बनना होगा अगर वो कोई व्यक्ति पेड़ काटते हुए या जंगल में घुसते हुए मिलेंगे तो। इस तरह बैंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की। अंडरलाइन कीजिएगा ये सब। 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। 1906 में देहरादून में इसकी स्थापना हुई। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया। अंडरलाइन कीजिएगा बच्चों। लेकिन आज परिस्थितिकी विशेषज्ञों सहित ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं थी। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। यहाँ देखिएगा आप लोग को नीचे में यहाँ क्वेश्चन आता है, वैज्ञानिक वानिकी किसे कहते हैं? तो वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई, जिसमें कि पुराने पेड़ को काट कर उसके जगह नए पेड़ लगाए जाते थे पंक्तिबद्ध, यानी एक लाइन, सीधी लाइन में। तो हम लोग यहाँ देख रहे थे ना बच्चों। हाँ, वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र की नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाने थे ताकि कुछ ही वर्षों में यह क्षेत्र पुनः कटाई के लिए फिर से तैयार हो जाए। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए, पहले 1878 में और फिर 1927 में। उसके बाद क्या किया गया, जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन आता है। जंगलों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। पहला आरक्षित वन, दूसरा सुरक्षित व ग्रामीण, और सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे।
उन्हें घुसने भी नहीं दिया जाता था जंगलों में। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित और ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। आरक्षित वनों में उन्हें घुसना मना था। लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ? एक अच्छा जंगल कैसे होना चाहिए, इसके बारे में वनपालों और ग्रामीणों के विचार बहुत अलग थे। जहाँ एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग ज़रूरतों जैसे कि ईंधन यानी जलावन के लिए लकड़ी, चारे अपने पशुओं के लिए चारा, पेड़ों से पत्ता और जंगलों से घास लेना, चारे व पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे। वहीं वन विभाग को ऐसे पेड़ों की ज़रूरत थी जो जहाज़ों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके। ऐसी लकड़ियाँ जो सख्त और मजबूत हो, लंबी और सीधी हो। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, सागौन और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्मों को काट दिया गया। बच्चों इसे अंडरलाइन कीजिए। सागौन और साल बहुत ही कीमती लकड़ी है और इसका पेड़ भी सीधा होता है, जिससे कि इसे फर्नीचर बनाने में आसानी होती है। वन इलाकों में लोग कंद मूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों का विभिन्न ज़रूरतों के लिए पहले उपयोग करते थे। इसे हम शॉर्ट में समझा देते हैं बच्चों कि वो लोग क्या करते थे, वनों से अपने फल लेते थे, कंद मूल लेते थे और जलावन की लकड़ियाँ भी लेते थे। अपने पशुओं के चारे के लिए पत्ते और घास भी लेते थे। बांस से लोग टोकरियाँ बनाते थे और ये जो साल के पेड़ होते हैं उनके पत्तों को जोड़ जोड़ कर ये खाओ फेंको किस्म का पत्तल बनाते हैं, जिसके जगह पर अभी जो थर्मोकोल का प्लेट सब आ गया, जो हानिकारक भी है स्वास्थ्य के लिए। उस समय अभी भी है, पत्तों से प्लेट बनाए जाते हैं, लेकिन अब उसका कम उपयोग होता है, जबकि उसका ही उपयोग होना चाहिए, क्योंकि उसको फेंकने के बाद वो गल सड़ जाते हैं और फिर मिट्टी में वो मिलकर फिर से मिट्टी का निर्माण करते हैं। लेकिन लोग जो हैं वो उस परंपरा को नहीं अपनाना चाहते हैं। अब वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि ये अपने पशुओं के लिए यहाँ से चारा नहीं ले सकते थे, जंगलों में जा नहीं सकते थे, जंगलों से लकड़ियाँ नहीं ले सकते थे, फल मूल इकट्ठा नहीं कर सकते थे, और अगर चोरी छुपे जंगल में घुस भी जाते थे तो इनको सज़ा मिलती थी। और जो वन रक्षक होते थे इनसे मुफ्त में खाने पीने की चीज़ें मांगते थे। पुलिस और जंगल के चौकीदार के लिए ये सब सारी बातें जो है वो सामान्य थी। अब वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई? यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतू खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ा। तो बच्चों इसको भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। घुमंतू क्वेश्चन आता है कि झूम खेती किसे कहते हैं? तो झूम खेती में क्या होता है कि जंगलों के कुछ भागों को काट कर उन झाड़ियों को सुखा दिया जाता है और फिर उसमें आग लगा दी जाती है, और जब मानसून की पहली बारिश होती है तो बीज, अनाज के कुछ बीज उस पर छिड़क दिए जाते हैं, और जब वो फसल तैयार हो जाते हैं तो उसे काट कर ये जो वन में रहने वाले निवासी हैं ये लोग घुमंतू किस्म के होते हैं, एक जगह नहीं ठहरते हैं, जैसे बंजारा के नाम से, गुलगुलिया के नाम से बहुत सारे इसमें जनजातियाँ जो होती है वो एक जगह ये लोग नहीं ठहरते थे। वहाँ से फसलों को काट कर फिर ये दूसरे जगह चले जाते थे और उस जगह पर ये लोग 12 से 18 वर्ष के बाद लौट कर आते थे, कभी कभी तो आते भी नहीं थे। इतने वर्षों के अंतराल में क्या होता था, जंगल फिर से हरा भरा हो जाता था। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप लोग झूम कृषि को समझ गए होंगे। झूम कृषि क्या है, ये क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है। झूम कृषि में वनों के कुछ हिस्सों को काटकर उनके झाड़ियों को सुखा दिया जाता है, और जब वो सूख जाते हैं तो उसमें आग लगा दी जाती है, और जब मानसून की बारिश होती है, पहली बारिश, तो उन राख को छिड़क
उन राख को फैला दिया जाता है और उसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। और जब वो फसल तैयार हो जाते हैं तो ये लोग उन फसल को काट कर फिर दूसरी जगह चले जाते हैं और 12 से 18 वर्ष के बीच छोड़ देते हैं परती, ताकि क्या होता है, फिर से वो ज़मीन जो है वो जंगलों से, पेड़ पौधों से भर जाता है, घना हो जाता है। कभी कभी तो ये लोग वहाँ लौट कर आते हैं, कभी कभी लौट कर आते भी नहीं हैं। यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका जो था वो उनका कहना था कि इससे जंगलों को नुकसान होता है, क्योंकि इसके साथ कुछ इमारती कीमती लकड़ी जो है वो भी जल जाते हैं, ऐसा उनका कहना था। साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों को भी ये आग की लपटें जो है वो अपनी चपेट में ले लेते हैं। घुमंतु खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था। मेन कारण तो यही था, एक तो कीमती पेड़ों को कुछ नुकसान तो पहुंचता था जो अपने देश भेजा करते थे। अभी भी विदेशों में ज़्यादातर घर जो है वो लकड़ियों से ही बनाए जाते हैं और एक तरफ अंग्रेज़ों को इस तरह की कृषि से, झूम कृषि से लगान भी वसूल करना मुश्किल होता था। इसलिए ये लोग इसको अच्छी नज़र से, अंग्रेज़ जो है इनको अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। अनेक समुदायों को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित यानी हटा दिया गया। कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा तो कुछ ने छोटे बड़े विद्रोह भी अंग्रेज़ों के खिलाफ कर दिए। अब है शिकार की आज़ादी किसे थी? शिकार की भी आज़ादी जमींदार, राजा महाराजा, शासक और अंग्रेज़ों को थी। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ यहाँ। जंगल संबंधी नए कानूनों ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। यहाँ के निवासियों को जंगलों से शिकार भी नहीं करना था और कोई किसी भी तरह का कंद मूल फल, ईंधन के लिए लकड़ियाँ भी नहीं लेनी थी। अगर ये लोग चोरी छिपे शिकार करने चले भी जाते थे तो इनको दंडित किया जाता था। जहाँ एक तरफ वन कानूनों ने लोगों को शिकार के परंपरा अधिकार से वंचित किया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया। आखेट मतलब शिकार होता है, खेल बन गया। हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का हिस्सा था। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया है, किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां जो थी वो विलुप्त होने के कगार पर आ गई। अंग्रेज अपना शौक़ पूरा करने के लिए बड़े बड़े जानवरों को, शेर, चीता, बाघ का शिकार करते थे, जिनसे कि इनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटते गई और कई जानवर तो जो थे वो विलुप्त की कगार पर पहुंच गए। तो अब हम लोग यहाँ देखें, नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण स्थापित हो जाने से लोगों को कई तरह के नुकसान हुए, लेकिन कुछ लोगों को व्यापार के नए अवसर का लाभ भी प्राप्त हुआ। कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़ दिए और वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। महज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कुछ देशों में ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मैनियोक उगाने वाले ब्राज़ीली अमेज़न के मुंदरुकु समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबर की आपूर्ति के लिए जंगली रबर के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। लेटेक्स यानी रबर के पेड़ों से दूध जो निकलते, सफ़ेद पदार्थ जो निकलता है, इसको कहा जाता है। कालांतर में वे व्यापार चौकियों की ओर नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। हिंदुस्तान में वन उत्पादों का व्यापार कोई अनोखी बात नहीं थी। मध्यकाल से ही आदिवासी समुदायों द्वारा बंजारा और घुमंतू समुदायों के माध्यम से हाथियों और दूसरे सामान जैसे कि हाथी के दांत, जानवर के खाल, सींग, रेशम के कोए,
हाथी दांत, बांस, मसाले, रेसे, घास, गोंद और राल, राल यानी कि लाह जिसको कहते हैं, के व्यापार के सबूत मिलते हैं पुराने समय से ही। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में आ गया। ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजारेदारी सौंप दी, यानी हकदार उन्हें बना दिया। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गई। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोराबा, कराचा व एरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा। अंग्रेज इन समुदायों को, घुमंतू किस्म के समुदायों को अपराधी कबीले के नाम दे दिया गया इन्हें अंग्रेजों के द्वारा। ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खदानों व बागानों में काम करने को मजबूर हो गए, क्योंकि ये तो जंगल में रहने वाले लोग थे और जब इन्हें जंगलों से बाहर कर दिया गया तो जीविका चलाने के लिए कोई काम तो होना चाहिए। तो इन लोगों को फैक्ट्रियों, खदानों और बागानों में मजदूर का काम करने के लिए मजबूरन रखा जाने लगा। काम के नए अवसरों का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उराव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व औरतें दोनों की भर्ती की जाने लगी। चाय बागानों में उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य पद्धतियाँ उतनी ही खराब थी। काम उनसे बहुत लिया जाता था, बीमारी के हालत में भी काम लिया जाता था, उन्हें पैसे बहुत कम दिए जाते थे, घर आने की उन्हें इजाज़त नहीं थी। उन्हें उनके गांव से उठाकर भर्ती तो कर दिया गया था, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। उन्हें घर आने नहीं दिया जाता था, बंधुआ मजदूर बनाकर उन्हें रख दिया गया था। अब है वन विद्रोह। जब अंग्रेजों ने इतना सख्ती बरता, उन्हें जंगलों में जाने नहीं दिया गया, ईंधन लेने से मना, लकड़ी लेने से मना, उनके पशुओं के चारे लेने से मना किया गया, कंद फल मूल लेने से मना किया गया, जबकि ये जंगल में रहने वाले जो जनजाति थे वो जंगलों पर ही निर्भर थे। तो इन लोगों ने विद्रोह करना इसका शुरू किया। हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत कर दी। संथाल परगना में सीधू और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अलूरी सीताराम राजू को लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलनों के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। इन्हें चैप्टर है सिद्धू कानू और बिरसा मुंडा के बारे में और सीताराम राजू के बारे में किताबों में पढ़ाए जाते हैं। अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे ही एक विद्रोह का विस्तार से अध्ययन करेंगे। बस्तर के लोग, ये कहाँ है? बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व महाराष्ट्र की सीमाओं से ये लगा हुआ जगह है। बस्तर का केंद्रीय भाग जो है वो पठारी है। इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में मरिया और मुरिया, गोंड, धुरवा, भद्रा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। अलग अलग बोली बोलते हैं। इसके बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उसकी जमीन धरती माँ से मिली है और बदले में वे प्रत्येक खेतिहार त्योहार पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। जब नया फसल आता है तो उस फसल को पहले काट कर वो लोग धरती माता की पूजा करते हैं और वो चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे नदी की पूजा करते हैं। जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। चूँकि हर गांव को अपनी चौहद्दी पता होती है, सीमा, चौहद्दी मतलब सीमा होती है गांव की, इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की
देखभाल करते हैं। यदि एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में वे एक छोटा शुल्क अदा करते हैं, जिसे देवसारी कहा जाता है। अंडरलाइन कीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन आता है देवसारी किसे कहा जाता है। तो देवसारी कहा जाता है जब एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल से अगर थोड़ी लकड़ी लेना चाहते हैं तो इसके बदले में शुल्क अदा किया जाता था। उस समय अनाज, पैसे या जानवर के रूप में वो शुल्क दिए जाते थे, जिसे क्या कहा जाता था? देवसारी। दांड या मान कहा जाता है। कुछ गांव अपने जंगलों के हिफाजत के लिए चौकीदार भी रखते थे, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता था। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता था, जहां एक परगने गांवों का समूह को कहा जाता था। एक परगने के गांव के मुखिया जुटते थे और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर ये लोग चर्चा करते थे। अब है लोगों के भय। लोगों को डर क्यों लगने लगा? औपनिवेशिक सरकार से जानिए। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्सों को आरक्षित कर दिया था, जिसमें कीमती लकड़ियाँ, फल, कंदमूल होते थे, जानवर होते थे बड़े बड़े, उनको आरक्षित कर दिया गया था और उसमें सिर्फ अंग्रेज ही जा सकते थे। ग्रामीण लोग या हिंदुस्तान के कोई भी क्षेत्र में किसी भी जंगल में लोगों का जाने की मनाही थी। आरक्षित वनों में घुमंतू खेती को रोकने और शिकार व वन उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त में करेंगे। अंग्रेज उन्हें इस शर्त पर जंगल में जाने देने की इजाज़त थी कि वो मुफ्त में पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम करेंगे, जंगल को आग से वो बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गांवों को वन ग्राम कहा जाने लगा। अंडरलाइन कीजिएगा। बाकी गांव के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए। काफ़ी समय से गांव वाले जमीन के बढ़े हुए लगान तथा औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीज़ों की निरंतर मांग से परेशान हो गए थे। इसके बाद भयानक अकाल का भी दौर आया। पहले 1899 से 1900 के बीच में, फिर दूसरा 1907 से 1908 में वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। एक तो अकाल पड़ा, ऊपर से जंगलों में इन्हें जाना मना था, जंगलों से कोई चीज़ नहीं ले सकते थे। तो क्या हुआ? लोगों के अंदर विद्रोह की भावना जो थी वो पनपने लगी और लोग छोटे मोटे विद्रोह करना शुरू कर दिए। लोगों ने बाज़ारों में त्योहारों के मौक़ों पर और जहाँ कहीं भी कई गांवों के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे, वहाँ जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना शुरू कर दिया। कांगेर बनोस के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यहीं लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडा धुर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते थे। और उस समय अंग्रेज़ों के समय में खुलेआम विद्रोह करना भी मना था। तो ये लोग क्या करते थे? संकेत के रूप में लोग एक गांव से दूसरे गांव तीर के द्वारा, आम की टहनियों के द्वारा, मिट्टी के ढेले, मिर्च और रोटी के द्वारा एक गांव से दूसरे गांव संदेश भेजते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए। जिस गांव में ये आम की टहनी या मिट्टी के ढेले या मिर्च या तीर, धनुष या रोटी के टुकड़े भी कहीं कहीं बताया गया है, पहुंचाया जाता था, तो लोग समझ जाते थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हमें एकजुट